दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये 9वां भाग है, जिसमें हम संसद, राज्यसभा, लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे के राज्य व्यवस्था खंड के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भाग 9। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे। देखिए, स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है, आपको बताना है। ऑप्शन है महाभियोग प्रस्ताव पर, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 368 से संबंधित विधेयक पर, अनुच्छेद 52 से संबंधित विधेयक पर और समान मत आने पर। तो आपको बताना है कि स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष जो है वो निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है। तो जब समान मत आता है तो लोकसभा अपने कास्टिंग वोट या निर्णायक मत का प्रयोग करके किसी विषय के संबंध में मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर होने की स्थिति में जो स्पीकर है वो समान मत आने की दशा में मत देने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए। तो इसमें हम आपको ऑप्शन नहीं बताएंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए और ये कहा गया है कि प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के 2 सत्रों में कितना अंतर होता है। तो अधिकतम 6 माह। देखिए, अधिकतम 6 माह का अंतर होता है 2 सत्रों के बीच में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 83(1) में। 83(1) में अनुसार राज्यसभा का जो विघटन है नहीं हो सकता, यानी कि ये एक अस्थायी सदन है और याद रखिएगा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर अपने पद से हट जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान केंद्रित प्रस्ताव, प्रश्नोत्तर घंटा या फिर शून्यकाल चर्चा। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से जो समय निर्धारित होता है उसको प्रश्नोत्तर घंटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है संसदीय व्यवस्था में 0 आवर या शून्यकाल किस देश की देन है। तो सही उत्तर है दोस्तों, 0 आवर संसदीय व्यवस्था में भारत की देन है और प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल बाद किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने के पहले का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। ये मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इसलिए इसे शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल या 0 आवर का अर्थ क्या होता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रश्नकाल और एजेंडा के मध्य का समय जो है ये 0 आवर कहा जाता है और भारतीय संसदीय व्यवस्था में ये या संसदीय शासन प्रणाली में 0 आवर भारत की महत्वपूर्ण देन है। अगला प्रश्न है संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या है। आपको बताना है संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, सही उत्तर है आपका प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित रहती है, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद का समय होता है जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित होती है, ये 1 घंटे का समय होता है। अगला प्रश्न है शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो सही उत्तर आप जानते हैं कि प्रश्नकाल और अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के समय के बीच की 1 घंटा की अवधि 0 आवर कही जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर अपना इस्तीफा या त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। तो सही उत्तर, लोकसभा का स्पीकर अपना इस्तीफा दोस्तों लोकसभा के उपसभापति या डिप्टी स्पीकर को सौंपता है।
लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभ्युक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं? तो आप जानते हैं लोकसभा में जो सभी भाषण और अभ्युक्तियां होती हैं वो लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष के हवाले से दी जाती हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित की जाती हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति? आपको बताना है। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है और आप जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है यदि संसद का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों संसद के सत्रावसान होने के बाद इसे आहूत करने के लिए राष्ट्रपति अधिकृत हैं। और अनुच्छेद 85 में ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति किसी संसद का अधिवेशन आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा का विघटन करने के लिए शक्ति प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो जाए तो क्या होता है? तो देखिए सही उत्तर है कि राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में धन विधेयक या मनी बिल पर कोई मतभेद हो तो ऐसी दशा में राज्यसभा अपनी सिफारिशें जो है या सुझाव भेजती है। लोकसभा के ऊपर है कि वो उसे स्वीकार करती है या अस्वीकार कर दे। अगला प्रश्न है यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो सही उत्तर क्या है? दोस्तों सही उत्तर है कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक से लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों कैबिनेट जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों 75(3) जो आर्टिकल 75(3) है उसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और इसी कारण कोई ऐसा ही व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। राष्ट्रपति मात्र उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो या तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो या जो लोकसभा में बहुमत दल के विश्वास प्राप्त करने की स्थिति में होता है। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन है आपके 212, 249, 213 या 245। तो सही उत्तर है 245 है भारतीय राज्यसभा की वर्तमान संख्या। और संविधान के अनुच्छेद 80 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 238 से अधिक प्रतिनिधियों और राष्ट्रपति द्वारा जो नाम निर्देशित हैं 12 सदस्य, उनसे मिलकर राज्यसभा बनेगी। तो सही उत्तर है कि 238 और 212 ये 250 हो जाएगा। लेकिन इस समय क्या है कि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, 229 जो हैं सदस्य राज्य विधानसभाओं से, 4 संघीय क्षेत्रों से और जो हैं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कितने वर्ष की आयु में कोई नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आयु सीमा है 25 वर्ष। ऐसा इसलिए है कि 25 वर्ष जो है किसी लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का सदस्य ही होता है, बल्कि वो बहुमत दल का नेता होता है जो बड़ी पार्टी होती है उसका। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष ही है। अगला प्रश्न है कौन सा सही है? आपको बताना है। देखिए कैबिनेट मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है, ये आपका सही है। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के केवल अनुच्छेद 74 में उल्लिखित है, ये भी सही है। मंत्रिमंडल शब्द कौन सही है आपको बताना है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। कैबिनेट शब्द भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है, ये आपका गलत है।
मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के केवल अनुच्छेद 74 में उल्लिखित है। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में उपलब्ध है और मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है। तो सही उत्तर है दोस्तों, मंत्रिमंडल शब्द या कैबिनेट शब्द जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352(3) में उल्लेख किया गया है और कहीं भी इसके अलावा मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये तीनों कथन जो हैं ये गलत हैं और सही कथन है कि इसका उल्लेख केवल अनुच्छेद 352 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को किन मुकदमों में बंदीकरण से उन्मुक्ति है? ऑप्शन है दीवानी, फौजदारी, राष्ट्र विरोधी या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों दीवानी मुकदमों में। दीवानी मुकदमों में क्या है कि संसद के अधिवेशन के दौरान संसद के सदस्यों को दीवानी मुकदमों से बंदीकरण से उन्मुक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री देखिए निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, नामित होते हैं या नियुक्त होते हैं? तो सही उत्तर है नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए जो मंत्रिपरिषद होती है उसका प्रधानमंत्री होता है और वह अनिवार्यतः जो राष्ट्रपति है ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत होता है। तो सही उत्तर है भारत का प्रधानमंत्री न तो निर्वाचित है, न चयनित है, न नामित है, बल्कि वो नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्नलिखित में से कौन होता है? तो आप जानते हैं भारत में मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री होता है। वित्त विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ये राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। तो देखिए राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(1) में किया गया है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। वित्त और धन विधेयक दोनों को लोकसभा में ही पेश किया जाता है जिसकी राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा है तो इसको हम आगे स्किप कर रहे हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो सही उत्तर है संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो होता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों सामान्य विधेयकों के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और याद रखिएगा जो संयुक्त बैठक है वो केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही बुलाई जाती है। अभी तक संसद में दोस्तों कुल 3 संयुक्त अधिवेशन हुए हैं। दहेज विरोधी अधिनियम 1961 नेहरू के समय में, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 मोरारजी देसाई के समय में और पोटा विधेयक 2002 जो कोई आतंकवाद निरोधी विधेयक ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित संसदीय समितियों में से कौन सी वित्तीय समिति नहीं है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों आश्वासन समिति आपकी वित्तीय समिति नहीं है क्योंकि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति ये वित्तीय समितियां हैं। आश्वासन समिति वित्तीय समिति नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया है? तो सही उत्तर भारतीय संसद में जो अस्थायी समितियों की संख्या है वो 24 है। तो 24 समितियां हैं और इसमें भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में विभागों से संबंधित समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की कुल संख्या 8 है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वो किस क्षेत्र से होते हैं? तो ऑप्शन देखिए, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। तो दोस्तों ये सभी जो उपर्युक्त सभी हैं ये सही हैं, क्योंकि राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव से संपन्न साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, आपको बताना है। नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष भारत में होता है। उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, ये भी सही है। और कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। तो दोस्तों कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व जो है वो दिया गया है। इसमें संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कौन है? तो देखिए, एक तरह से मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, ये इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है। तो ये 4 वाला सही है। जो ऑप्शन 3 है आपका, जो कह रहे हैं मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, तो देखा जाए तो कहा जाए कि संविधान में उपराष्ट्रपति को कोई कृत्य नहीं है। राष्ट्रपति के बाद अधिकृत अग्रता अधिपत्र में सर्वोच्च स्थान उपराष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति केवल औपचारिक, संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो सही उत्तर क्या है? दोस्तों लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम मनोनीत कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। और अगला प्रश्न, भारतीय संसद में समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या अधीनस्थ विधायन समिति? तो सही उत्तर है दोस्तों पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति समितियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? आप जानते हैं कि लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो सही उत्तर है लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य, यानी 2 और 3 आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकसभा में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के या लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं कितने समय के लिए? तो सही उत्तर है लोक लेखा समिति के सदस्यों का निर्वाचन 1 वर्ष के लिए होता है। आइए देखते हैं लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15, 7, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा सभा की प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी की समयावधि कितनी होती है? आपको बताना है। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 1 वर्ष? तो जो लोकसभा की प्राक्कलन समिति होती है, इसका जो कार्यकाल है या समयावधि 1 वर्ष होता है। दोस्तों प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वां बहनें कहा जाता है। और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है, जो लोकसभा के स्पीकर द्वारा नामित किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल होते हैं कितने सदस्य? आपको बताना है। तो सही उत्तर है प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। भारत में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? आपको बताना है। सही उत्तर क्या है? दोस्तों भारत में पहली गैर कांग्रेसी जो है सरकार या पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन जो है कब हुआ था? तो 1977 से 1980 तक ये जो सरकार रही उसका गठन हुआ था। और ये दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए भारत में सबसे पहले आपके वर्ष 1977 में, याद रखिएगा 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था और जनता पार्टी की सरकार बनी थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आप जानते हैं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, फाइनेंस बिल है या नहीं, तो उसका निर्णय कोई नहीं करता है, यानी इनमें से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये कौन विनिश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कोई निश्चित नहीं करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, बल्कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा स्पीकर ये निश्चित करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। दोस्तों, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सामान्य रूप से ऐसा कोई विधेयक वित्त विधेयक होता है जो राजस्व व्यय से संबंधित हो। वित्त विधेयकों में किसी धन विधेयक के लिए संविधान में उल्लिखित मामले का उपबंध करने के अतिरिक्त अन्य मामलों का भी उपबंध किया जा सकता है। तो धन विधेयक का विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन वित्त विधेयक के बारे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, कैबिनेट, संसद या सशस्त्र बल। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति भारत के तीनों बलों का, सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, और थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी वही करता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है आपके वीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई या चरण सिंह। तो सही उत्तर है दोस्तों मोरारजी देसाई। भारत के स्वाधीनता सेनानी और छठे प्रधानमंत्री थे। वो प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय जनता दल से थे। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980, जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके पूरे कार्यकाल में लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। वीपी सिंह भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक वो प्रधानमंत्री रहे। और चंद्रशेखर भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें हम ऑप्शन नहीं बताएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है 114वां प्रश्न, अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? तो ये अवधि है 14 दिन। ये 14 दिन अधिकतम अवधि है दोस्तों। राज्यसभा किसी विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत होने के बाद लोकसभा को भेज सकती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए गण पूर्ति कितनी है? तो आपको बताना है 54 सदस्य, 55 सदस्य, 56 सदस्य या 57 सदस्य। तो दोस्तों भारत में जो लोकसभा है उसकी बैठक के लिए कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 है। तो वर्तमान में ये सदस्य यानी 55 सदस्यगण गणपूर्ति के लिए आवश्यक हैं। भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो सही उत्तर है 552, और ये संविधान में वर्णित है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना निहित है कि 552 में से 530 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र जो है राज्यों से और 20 संघ राज्य क्षेत्रों से हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसको सौंपती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या वित्त मंत्री को? तो सही उत्तर है लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है?
आपको बताना है। ऑप्शन है विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन के समय, तृतीय वाचन के समय या प्रतिवेदन स्तर पर। तो सही उत्तर है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन के समय होता है। विधेयक को पुरस्थापित करने का प्रक्रम प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है और सभा के सदस्य उसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सभा विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सभाओं की संयुक्त समिति सौंप सकती है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंड से विचार होता है और प्रभारी सदस्य का ये प्रस्ताव कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का 9वां भाग था। इसमें हमने लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न समितियों से संबंधित प्रश्नों को हल किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों आगे की वीडियो में हम भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।